नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हम अपने इस कार्यक्रम में सलाह मशवरा करेंगे देश प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री मनोज कुमार सिंह। तो आज हम उनसे जानेंगे पर्यटन के बारे में और मध्य प्रदेश में पर्यटन किन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो नमस्कार मनोज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर, मैं आपसे पर्यटन से जुड़ी तो बहुत सारी बातें करूंगी और आपसे बहुत सारे सलाह मशवरा भी लेंगे हम कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कैसे आज नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया है। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी आपके पेरेंट विभाग के बारे में कि आप प्रोफेसर से आज आप मध्य प्रदेश टूरिज्म में निदेशक के पद पर। तो ये जो आपका सफर रहा, इसमें आपके क्या क्या अनुभव रहे और उन अनुभव से हम सलाह मशवरा करेंगे और वही सलाह मशवरा हमारे दर्शकों को भी मिलेगा देखने के लिए कि किस तरीके से टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो हम सबसे पहले आपके अनुभव जानना चाहेंगे। मेरी शिक्षा और मेरे जो काम करने का वो था, वो शुरू से ग्रामीण विकास और समुदाय विकास को लेकर के था और उस पर ही हमने अपनी पूरी पढ़ाई की। और ये पढ़ाई करते वक्त भी जो हमारी चॉइस थी, वो हमने अपने स्वयं की चॉइस से ये चीज़ें तय की थी कि हमें किस क्षेत्र में काम पढ़ना है और फिर उसी क्षेत्र में हमको काम करने का मौका मिला। और आज भी मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे इस पर अच्छा लगता है कि मैं चीज़ों को सिर्फ सिखाने के बजाय उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो एक जो मुझे गैप शुरू से दिखाई देता था एकेडमिक्स में और इम्प्लीमेंटेशन में, कि इम्प्लीमेंटेशन में एकेडमिक्स की का गैप दिख रहा था और एकेडमिक्स में इम्प्लीमेंटेशन के बाद थ्योरी को प्रूफ करने का जो गैप था वो भी हमें दिखाई दे रहा था। तो मैंने इसको पसंद किया कि मैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करूं और इम्प्लीमेंट करने के बाद चीज़ों को इस तरह से इस्टेब्लिश किया जा सके कि उससे फिर समुदाय को फ़ायदा हो। तो ये करते करते मैंने शुरू में कॉलेज में रहा, करीब 4-5 साल मैंने पढ़ाया है और अलग अलग जगहों पर पढ़ाया है। उसके बाद में फिर मेरी जो पीएचडी है या मेरा जो प्रोजेक्ट्स थे, मेरे जो काम थे, वो सारे रूरल डेवलपमेंट को लेकर के थे। और करीब 14 वर्षों तक हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से लेकर के और स्टेट कोऑर्डिनेटर और स्टेट डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। और आज मैं टूरिज़्म में हूँ, लेकिन टूरिज़्म में भी मैंने जो मुझे काम करने का मौका मिला, जो मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया और उनकी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का काम कर रहा हूँ, जो मेरी चॉइस है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये काम मध्य प्रदेश में हमने 1-2 साल और अच्छे तरीके से कर लिया इसको अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश हो जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में कई नवाचार हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश में मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जहां बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है अलग अलग तरीके की। तो उस बारे में आप बताइए। उसके बाद में आपसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक नया शब्द है और नए तरीके का एक नवाचार है। तो पहले आप जो नवाचार हुए हैं उस बारे में आप बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन में जो है, हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले 5 सालों से मैं खुद भी देख रहा हूँ और अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे नवाचार करने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं वो उत्सुक रहते हैं और उन्होंने किया है। चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स का काम हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म का काम हो। एडवेंचर नेक्स्ट मध्य प्रदेश में हुआ, जो बहुत बड़ी सफलता थी मध्य प्रदेश की। इसके बाद हम लोगों ने होम स्टेज पे काम करना शुरू किया, जो कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सेंटर है और लोगों के साथ काम करने का मतलब लोगों को आम जनता को टूरिज्म के साथ जोड़ने का मौका देता है। इसके अलावा डीएटीसीसी का गठन मध्य प्रदेश में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूरिज्म कमेटियां बनी, वो भी एक बड़ा और अच्छा नवाचार था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म हो, वाटर स्पोर्ट्स हो या फिल्म टूरिज्म हो, उसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की शुरुआत हुई। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम लोगों ने जो प्रेरणा ली, हम लोगों ने जो देखा और सीखा है, उसके 2 बड़े सेंटर थे। एक केरल था, जहाँ से हम लोगों ने इसको सीखा है, जहाँ से हमने उसको देखा और फिर हमने उसको अपने प्रदेश के अनुरूप उसको तैयार किया है। और दूसरा आईसीआरटी था, जहाँ प्रोफेसर गुडविन है, तो उन्होंने आईसीआरटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को हम लोगों ने समझा और फिर मध्य प्रदेश में हमने उसको लागू किया। तो सर, जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं,
और एक सस्टेनेबल टूरिज्म भी हमने सुना है। तो ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं कि जैसे मैं भी कन्फ्यूज़ होती हूँ कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है? तो आप इसमें कुछ ऐसे बताएँ सरल शब्दों में कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी अच्छे से समझ सकें और सस्टेनेबल टूरिज्म को भी समझ सकें। देखिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सही बात कह रही हैं आप कि इसमें एक मतलब कन्फ्यूजन सा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल टूरिज्म तक पहुँचा जा सकता है। टूरिज्म को यदि सस्टेनेबल बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमको टूरिज्म में काम करना होगा। अब ये जानना ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है क्या? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये है कि जो समुदाय के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो पर्यावरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि हम समुदाय के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और समुदाय को पर्यटन से जोड़ते हैं, तब और यदि हम पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पर्यावरण के संरक्षण और प्रोत्साहन को हम पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये सब करने से हमें सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। मतलब हमारा टूरिज्म जो होगा सस्टेनेबल होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जब हम समुदाय की बात करते हैं तो 3 चीज़ें सामने आती हैं। समुदाय का आपसी लगाव और जुड़ाव, दूसरा उनका आर्थिक उन्नयन और तीसरा उनका कल्चरल प्रोटेक्शन और वो अपनी संस्कृति पर गर्व करें। तो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक 3 तरह से हम समुदाय को जोड़ते हैं। और पर्यावरण की जब बात हम करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण का प्रोत्साहन या उसको बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह से यदि हम काम करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है। मतलब हम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो और साथ में हम अपने पर्यावरण को भी संजो के रखें, इस उद्देश्य को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमको ये समझना होगा कि कोई भी डेस्टिनेशन तभी फ्लोरिश करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, जब वहाँ के लोग उससे जुड़े रहेंगे। वहाँ के लोगों का सकारात्मक प्रभाव होगा। कम्युनिटी जो है वो डेस्टिनेशन फ्रेंडली होगी। यदि कम्युनिटी डेस्टिनेशन फ्रेंडली नहीं है और कम्युनिटी को ये लग रहा है कि इस मतलब डेस्टिनेशन से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम खजुराहो को देखें, ओरछा को देखें, यदि वहाँ पर आसपास में रहने वाले लोग, जो आम जनता है, उसको यदि फ़ायदा नहीं मिल रहा है ओरछा से, ओरछा के नेचर से, ये नेचर तो उन्होंने ही बचा के रखा था ना, वहाँ के लोगों ने ही बचा के रखा था, वहाँ के लोगों ने ही जंगल को बचा के रखा हुआ है। तो यदि उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है और सिर्फ अकेले बड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तब फिर ये क्लैशेस स्टार्ट होते हैं, जो क्लैशेस केरला में हुए हैं, हमारे प्रदेश में भी हो रहे हैं। 2-3 जगह ऐसे क्लैशेस देखने को आए हैं। तो हमें सतर्क होना चाहिए और टूरिज्म को डेस्टिनेशन फ्रेंडली बनाने पे काम करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बहुत सही समय पर उसकी शुरुआत हो गई है और जिसके रिजल्ट हमको आगे 8-10 सालों में मिलेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो लोकल की कम्युनिटी से फ्रेंडली होगा, दूसरा यहाँ का जो टूरिज्म होगा वो कभी भी गिरावट के दौर में नहीं आएगा। जितनी भी परेशानियां आएंगी, यदि लोकल के लोग टूरिज्म को कर रहे हैं तो वो कम खर्चे में अच्छा टूरिज्म दे सकते हैं और तुलना में इसके कि हम लोकल के साथ नहीं करते हैं, तब इसका ये फायदा होगा। जी, तो जैसे आपने कहा है कि अब इसके परिणाम मिलने लगेंगे या 8-10 सालों में मिलने लगेंगे, तो क्या ये वाकई में परिणाम मिलने लगेंगे या आप बस सिर्फ आपका जो डिपार्टमेंट है बस काम कर रहा है कि ठीक है ये आना चाहिए, ये हो जाना चाहिए और देखिए इतना आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ काम जो शुरू किए थे, उसमें रूरल टूरिज्म है, ग्रामीण पर्यटन है, उसमें सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वीमेन है, उसमें क्लीन डेस्टिनेशन है। तो निश्चित रूप से देखिए कि जब यदि हम डेस्टिनेशन के लिए क्लीन करने का काम करते हैं, मतलब हम स्वच्छता रखने का काम करेंगे, तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। और ये अभी कुछ डेस्टिनेशंस पे हम लोगों ने शुरू किया है। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम है। ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम हमारे ओरछा के पास में शुरू हो गया है, बहुत सक्सेसफुल है और वो हमारा पहला इनॉग्रेशन था जो ओरछा में हम लोगों ने किया था। 3 गांव का वो क्लस्टर है। इसके बाद खजुराहो के आसपास हमारा शुरू हो गया है। पन्ना में मडला नेशनल पार्क में स्टार्ट हो गया है। अभी UNWTO ने उसे अपग्रेड प्रोग्राम में, मतलब विश्व के कुछ चिन्हित गाँवों को दर्जा दिया, उसमें हमारा मडला भी शामिल है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के 2 गांवों को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी माने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिया। सीधी जिले का एक गांव है जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है और इसको गोल्ड मिला है। यहाँ पर लोगों के इनकम में बहुत बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो ये जो परिणाम हैं वो निश्चित रूप से दिखाई देने लगे हैं और वो बहुत ही सकारात्मक है। तो जैसे अब नेतृत्व बदला है
और उसमें क्या ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आगे योजनाएँ चल रही है, क्या इस पर भी कोई असर पड़ सकता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये और अच्छी बात होगी कि हम नए सिरे से फिर और नई ऊर्जा के साथ में हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो नीतियाँ हैं वो किस तरह से बनी हैं। तो नीतियाँ यदि जनहित के लिए बनी हैं तो वो मतलब जन के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं और फिर वो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो ऑटो मोड में चला जाता है। माने वो खुद उस काम को करने लगते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो परियोजना को बनाते समय भी हमारे नेतृत्व ने इस बात का ध्यान रखा था। माने हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने और जो ये टीम इस पे काम कर रही है उन सब लोगों ने इस पे ध्यान रखा कि यह लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली होनी चाहिए। और जैसा हम देख भी पा रहे हैं कि हमारा लाडपुरा गाँव है, मडला है और साबरबानी है पचमढ़ी के पास में। वो सारे के सारे लोग जहाँ पर गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और एक्टिविटी हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, तो उन वो चीज़ें अब ऑटो मोड पे चली गई हैं। वो हमसे हेल्प नहीं माँग रहे हैं और वो खुद सारे काम को कर रहे हैं। इवन उन्होंने अपने रूम्स के नंबर बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब ये काम एक मतलब आम जनता के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो खुद चलाते हैं उसको। इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपना मेंटेनेंस खुद करता है, अपना काम खुद करता है, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करता है। वो सरकार की तरफ नहीं देखता है, मतलब वो विभाग की तरफ नहीं देखता है। तो जब विभाग की तरफ नहीं देखता है तो विभाग के लोग उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये काम मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें स्वयं होने लगी हैं और ये एक अच्छा संकेत है। वैसे ही सर एक और विभाग है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन, उसमें भी जो महिलाएँ हैं, एसएचजीज़ हैं, वो इस तरीके से काम कर रही है कि चाहे नेतृत्व बदले भी तो तब भी वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और उनके काम चलते रहेंगे। देखिए, ये फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो जो योजनाएँ बनी हैं, वो आम जनता के लिए हित में बनाई गई हैं और वहाँ पे छोटे-छोटे नेतृत्व गाँव में विकसित किए गए हैं। वहाँ पर सीएलएफ है, वहाँ पर एसएचजी मूवमेंट है, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं उसको बहुत पास से मैंने देखा है और उस प्रोग्राम में मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया है। तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर भी यह चीज़ ध्यान में रखी गई थी कि जो हमारी नीतियाँ हैं या जो हमारी परियोजनाएँ बनाई जाएँ या जो कार्यक्रम बनाया गया, वो जनता के हित को ध्यान में रख कर के बनाया गया। महिलाओं पर फोकस किया गया था। उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा किया था। इस वजह से वो परियोजनाएँ भी बंद नहीं होंगी। वहाँ पर भी समूह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनको लाभ मिलने लगा है और वो एक ऐसी अवस्था तक पहुँच गए हैं कि वहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है। अब वो आगे ही बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। पर्यटन से जुड़ी कई और बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं।
सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जिस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और रूरल टूरिज्म की बात कर रहे थे, जो आपने कई जगह पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर विजुअलाइज जो वो लोग कैसे कर पाएँ कि आप उन्हें समझा रहे हैं और फिर भी वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद फिर आप उनको कन्विंस करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर वो उपलब्धि हासिल होती है। लेकिन उस उपलब्धि के पहले की जो चुनौतियाँ हैं, उस बारे में आप बताइए कि किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही समीचीन है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का चुनाव किया जो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना था। तो ये एनजीओ थे। उसके बाद कुछ टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोगों ने चार्ट बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई, और सेक्टोरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रास रूट पे जिनको सारा एक काम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दिया गया उनको हम लोगों ने पीएसओ कहा। और जो लोग टेक्निकल सपोर्ट करते थे, जैसे आर्किटेक्ट है या डिज़ाइन में सपोर्ट करना है, क्राफ्ट में सपोर्ट करना है, मार्केटिंग में सपोर्ट करना है, तो वो लोग टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। और जो एक सेक्टर में सपोर्ट करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में या रिन्यूएबल एनर्जी में, उन्हें हम लोग सेक्टर सपोर्ट कहते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन का काम करना शुरू किया। निश्चित रूप से शुरुआती दौर पे बहुत चुनौतियाँ थीं और हमारा काम बहुत धीमा था। लगभग 2 सालों तक हम लोगों ने बहुत ही कम गाँव में अपनी पहुँच बना पाए थे। लेकिन अभी हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि उन गाँवों को दिखा करके अब हम एक एक्सपोजर, हमारे पास में बड़ा टूल्स है। जो हम नए गाँव लेते हैं तो उनको हम पुराने गाँव में घुमाने भेजते हैं, दिखाने भेजते हैं। वहाँ पर जिन लोगों के जो अनुभव हैं वो लोग उनको बताते हैं। उनको 2 वर्ष हो गया है, 3 वर्ष हो गया है काम करते हुए। तो अब पूरा प्रोग्राम बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर पर उनको समझाना और उनको कन्विंस करना निश्चित रूप से एक चुनौती थी। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो एंटरप्रेन्योर थे, वो आगे आते थे। तो गाँव में पहले 1 ही 2 मकान बनता है और फिर बाद में उनके से नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो ये हुआ। दूसरी जो सबसे चुनौती गाँव में है, अभी भी है, वो है स्वच्छता की, और मतलब टूरिस्ट के मापदंड की स्वच्छता, और दूसरी है सुरक्षा की, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी नॉन नेगोशिएबल कंपोनेंट में हम लोगों ने रखा है उसको, कि सुरक्षा और स्वच्छता 2 चीज़ें हमें सिखानी है। बाकी गांव वालों को आता है, हॉस्पिटैलिटी आती है, स्माइलिंग आती है, उनका खाना बहुत अच्छा है, उनका जो अंदर से जो मुस्कान निकलती है उनके चेहरे पर, जो सज्जनता है, जो सरलता है, वो बहुत अच्छी है। वो सारी चीज़ें जो है, उनका संस्कृति बहुत अच्छी है, संस्कृति के प्रति उनको जो गर्व है वो बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत फेवरेबल हैं। सिर्फ हाइजीन और सिक्योरिटी 2 चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता होती है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर अभी-अभी आप साउथ अमेरिका से लौटे हैं और हम हमारे दर्शकों से आपके जो अनुभव है वो साझा करना चाहेंगे कि वहाँ किस तरीके का टूरिज़्म है और हमारे यहाँ पर किस तरीके का टूरिज़्म है। उस पर डिस्कशन करेंगे, मशवरा करेंगे। तो देखिए, उस बारे में आप बताइए। साउथ अमेरिका में क्वेटो की विजिट थी हमारी। क्वेटो में हम लोग गए थे जी। और ये यूएन वीमेन का कार्यक्रम था। यूएन वीमेन हमारा पार्टनर है जो सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वीमेन के कार्यक्रम में और महिलाओं के उत्थान वाले कार्यक्रमों में, जैसे ग्रामीण पर्यटन में भी वो सहयोग करता है। जी। तो उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने हर 2 साल में ये लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जो ग्लोबल जेंडर लीडर के नाम से करते हैं। जी। और ये 6th ग्लोबल जेंडर लीडर कॉन्फ्रेंस थी। मुझे 2 साल पहले भी मोरक्को में जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पर भी हम गए थे। और अभी जब हम वहाँ पर गए तो हमें वर्ल्ड में अलग अलग देशों में जो खासतौर से जेंडर को लेकर के जो काम किए जा रहे थे उसका एक्सपीरियंस मिलता है। उसको देख करके हम अलग और नई परियोजनाएं बनाने के लिए सक्षम होते हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर देखा। कोई यदि आप स्पेशल आप जानना चाहते हैं तो मुझे जो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा वो क्योटो में जो वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस है वो मुझे नया जानने को मिला। करीब 25 सालों से वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस है और टूरिस्ट पुलिस वहाँ पे काम कर रही है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो वहाँ की टूरिस्ट पुलिस है वो गाइड का भी काम करती है। तो टूरिस्ट पुलिस जो होती है वो लोकल के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडी के द्वारा गवर्न होती है और वो पुलिस की भूमिका के साथ साथ में गाइड की भूमिका में भी रहती है। जी। तो जब हमारा जो डेलीगेशन था वो करीब 150 से 200 लोगों का था, करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। तो वहाँ पर उस टूरिस्ट पुलिस के साथ ही हम लोग घूम रहे थे और गाइड, मैंने उनकी गाइडशिप में देख रहे थे।
हम वहाँ के टूरिस्ट पुलिस के लोकल क्वेटो के मुख्यालय में भी गए और वहाँ के जो पुलिस के डायरेक्टर थे उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी यहाँ पे अभी जो डीआईजी हैं मिस्टर कपूर, वो भी गए थे। तो हम दोनों का वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मध्य प्रदेश में भी टूरिस्ट पुलिस है और हम लोग उस क्षेत्र में आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको और भी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। उसके अनुभव हमारे प्रदेश के लिए भी काम है। मैं अपने इस कार्यक्रम में सबसे अंतिम में ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को आपसे कुछ सलाह लेना चाहेंगे कि वो कैसे अपने क्षेत्र में टूरिज्म को आगे बढ़ाए और अपने घर से ही टूरिज्म की शुरुआत करें। इस बारे में सलाह दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक बहुत अच्छी स्कीम चालू की है जिसको होम स्टे स्कीम के नाम से हम सब लोग जानते हैं जी। जहाँ पर फार्म स्टे है, होम स्टे है और ग्राम स्टे है और बीएनबी है। जी। मतलब लोगों की जरूरतों के हिसाब से जहाँ पर लोगों के पास में एक घर में एक्स्ट्रा कमरे हैं या एक्स्ट्रा मकान है, दोनों के लिए हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं। जहाँ पर एक्स्ट्रा मकान है वहां पर आप केयर टेकर रख करके काम कर सकते हैं और उसको बीएनबी में और फार्म स्टे में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जहाँ पर आप खुद रह रहे हैं वहां पर उसके अलग कमरे को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसे आप संचालित कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इसमें बहुत सारा सहयोग दिया जाता है, बहुत सारे प्रमोशंस हैं। ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के कार्यालय में आकर के आप उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं या हमें वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप उन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। और इस स्कीम के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने चीज़ों को लेकर के, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के बैठते हैं और जब आप इस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म है वो, ऑनलाइन फॉर्म को भरने की कोशिश करते हैं और आप उसको भर देते हैं तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिल जाता है। जी। तो जो ये समस्या होती थी कि हम फॉर्म जमा कर रहे हैं और चीज़ों को हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना होम स्टे नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बहुत आसान कर दिया है और एक तरह से रियल टाइम में कि जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। जी। तो आप ले सकते हैं, उसको अपना होम स्टे प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर हम लोग उसको विजिट करते हैं। 1 महीने से 3 महीने का टाइम हम लोग लेते हैं कभी कभी और फिर वो विजिट करके फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। जी जी। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हम अपने प्रदेश की, अपने देश की और अपने क्षेत्र की संस्कृति को दूसरे लोगों से अवगत कराते हैं वहाँ पर। और एक गेस्ट को पूरा मौका मिलता है कि वो होस्ट के साथ में बैठ के बात कर सकता है। आप बाजार जा रहे हैं या आप शहर घूमने जा रहे हैं तो आपका होस्ट आपके साथ में है। तो एक बड़ा ही सुरक्षित पर्यटन और बड़ा ही सुरक्षित तरह का पर्यटन एस्टेब्लिश करने में हम लोगों को सफलता मिली है और निश्चित रूप से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग इसको समझते जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने पर्यटन से जुड़ी बहुत सी बातें आपने बताई और हमारे दर्शकों को भी ये सलाह दी कि कैसे वो अपने घर से पर्यटन को शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।